अरे क्या बताऊं यार, मेरे पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी यार। ऐसे गरीबों के पल्ले बांध दिया मुझे कि क्या बताऊं। अब तो ये समझ ले कि अगर पिज्जा भी खाना हो ना तो पतिदेव की सैलरी का वेट करना पड़ता है। उफ, पता नहीं इन फटीचरों के साथ कैसे जिंदगी कटेगी मेरी। प्रियंका अपनी सहेली को अपना दुखड़ा सुना रही थी और तभी उसकी सास निर्मला वहां आ जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से जाने लगती है। और फिर अच्छा सुन, शायद मेरी सास आ गई है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या कहा तूने? अरे हाँ, डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं। चल तू फोन रख अब। ओके बाय। क्या हुआ बेटी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही अपनी सहेली से मजाक कर रही थी। अच्छा अच्छा, तुम्हें कटहल बनाना तो आता है ना? कटहल? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं बनाया, मुझे नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। तुम तब तक छत से कपड़े उतार लाओ, वो सूख गए होंगे। अच्छा ठीक है। निर्मला के पति की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे अमन को पाल पोस कर बड़ा किया था। अमन भी बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़का था। प्रियंका के पिता श्यामदास ने यही खूबियां देखकर प्रियंका की शादी अमन से करा दी थी। श्यामदास की अपनी दुकान थी, जबकि अमन एक बड़े शोरूम में स्टोर मैनेजर का काम करता था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, जबकि प्रियंका के पिता ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे और बस प्रियंका को इसी बात का तो घमंड था। फिर एक दिन, प्रियंका कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो, दिखाओ तो। ये देखो, नया सूट लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या है, इतना सस्ता सूट? ऐसे सूट तो हम गरीबों को बांट दिया करते थे, और तुम्हें लगता है कि मैं ये सूट पहनूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे दिखा तो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सूट है। प्रियंका बेटी, जब ये सिलकर तैयार होगा ना तो तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा है, मैं कोई दूध पीती बच्ची तो हूं नहीं जो आपकी बातों में आ जाऊंगी। ये 2 कौड़ी का सूट मुझे नहीं चाहिए। उस दिन अमन और निर्मला को प्रियंका की बात का बहुत बुरा लगा, पर उन दोनों ने ही प्रियंका को कुछ नहीं कहा। फिर उसी शाम जब प्रियंका घर से बाहर गई हुई थी। अरे प्रियंका कहाँ है? अब माँ वो ब्यूटी पार्लर गई हुई है। चलो अच्छी बात है, वहां से वापस आएगी तो शायद उसका मूड कुछ अच्छा रहे। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना, क्या हुआ? माँ आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरे 1500 रुपए का सूट था वो, जिसको प्रियंका ने 2 कौड़ी का बता दिया। और इतना महंगा सूट तो आपने भी कभी नहीं पहना, फिर भी मैंने उसको ला कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, मेरी अब उम्र थोड़ी है इतना महंगा सूट पहनने की। और दूसरी बात यह है कि वो थोड़ा बड़े घर से आई है ना, तो उसे थोड़ा वक्त लगेगा अभी हमारे साथ घुलने मिलने में। तू फिक्र मत कर। पर माँ मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त। अरे फिर वही बात, मैंने तुझे क्या सिखाया है? गुस्सा नहीं करते। भूल जा उस बात को और कोशिश कर कि अपनी पत्नी को खुश रख सके। अरे अगर थोड़े पैसे खर्च हो भी गए तो क्या हुआ, तू उसका ख्याल रख, समझा कि नहीं? ठीक है माँ। एक दिन प्रियंका अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए किचन में अपने लिए चाय बना रही थी कि तभी उसका फोन हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। उसका फोन काफी महंगा था। अब क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर मेरा फोन टूट गया। पता है पूरे 50,000 रुपए का था। मेरे पापा ने पिछले साल ही मुझे दिलाया था। अब बिना फोन के मैं कैसे रहूंगी? अरे तो तुम दुखी क्यों होती हो? एक काम करो, तुम मेरा फोन ले लो, मैं कोई सस्ता सा फोन ले लूंगा। मेरा फोन भी अच्छा है, पूरे 10,000 रुपए का है, बहुत बढ़िया चलता है। क्या 10,000 का फोन? मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे जैसा ही बढ़िया और महंगा फोन चाहिए। प्रियंका अमन को सुनाकर वहां से चली गई, लेकिन अब अमन की चिंता बढ़ गई थी। प्रियंका जो फोन मांग रही थी उसे खरीदने के पैसे अमन के पास नहीं थे। वो काफी देर तक सोचता रहा और फिर वहां से चला गया। फिर अगली शाम को, मम्मी ये अभी तक आए नहीं, कुछ बताकर गए थे क्या आपको? हाँ कह रहा था कि ऑफिस में बहुत काम है, 2-3 घंटे लेट हो जाएगा। इतना काम करके भी तनख्वाह देख लो क्या मिलती है। ऐसे ही अमन अब हर रोज घर देर से आता। प्रियंका उस पर बहुत गुस्सा करती और उस पर नौकरी बदलने का दबाव भी डालती, लेकिन अमन उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन प्रियंका के घर उसकी सहेली आई जिससे वो अक्सर फोन पर बात किया करती थी।
चल ना कहीं बाहर चलते हैं। हाँ चल यार, यहाँ तो मेरा दम घुटता है, कहीं खुले में चलते हैं। खुले में क्यों, किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं ना। पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है यार। तू फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना, चल बिल मैं पे करूंगी, ओके। प्रियंका खुशी खुशी पारुल के साथ चल दी। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। तभी पारुल ने एक वेटर को देखा और उसे आवाज लगाई। जैसे ही वो वेटर उनके पास आया, वो प्रियंका को देखकर चौंक गया और प्रियंका उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि वो अमन था। एक वोडका और साथ में कुछ स्नैक्स ले आओ। हेलो मैम, आप क्या लेना पसंद करेंगी? कोल्ड ड्रिंक। पारुल को कुछ पता नहीं था, वो तो बस बोले जा रही थी, लेकिन प्रियंका के मन में हजार सवाल उठ रहे थे। वो शाम को जब घर पहुंची तो उसने देखा कि अमन वहीं उसके इंतजार में खड़ा था। प्रियंका उससे कोई सवाल पूछती, तभी अमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में वही फोन था जो प्रियंका को चाहिए था। उस फोन को देखकर प्रियंका सब समझ गई। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों ने मेरा हर नखरा सहा, मेरा घमंड बर्दाश्त किया, पर अब मैं सुधर गई हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। कल से आप वहां नहीं जाएंगे। मुझे महंगे फोन नहीं, मेरे पति का साथ और वक्त चाहिए। मदनपुर गांव में किशन और मदन नाम के दो भाई रहते थे। किशन पैसे वाला था, जबकि मदन गरीब था। किशन एक ढाबा चलाता था। पहले मदन और किशन दोनों ही मिलकर ढाबा चलाते थे, पर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो किशन ने मदन को अपने घर और काम से अलग कर दिया। मदन सीधा साधा था, इसलिए कुछ नहीं बोला। मदन ने शुरू से ही खाना बनाना सीखा था, इसलिए उसने अलग होने के बाद एक छोटे से ठेले पर कढ़ी चावल बेचना शुरू कर दिया। गांव में किशन का ढाबा होने की वजह से मदन के कढ़ी चावल का ठेला ज्यादा नहीं चलता था। मदन दयालु स्वभाव का था। वो गरीब और भूखे लोगों को भोजन मुफ्त में ही खिला दिया करता था। मदन की बेटी रूपा के पैर में चोट आ गई थी, जिस कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी और उसका इलाज शहर में ही हो सकता था, जिसके लिए मदन को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। पर मदन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहता था। क्या करूं? शहर के डॉक्टर ने बोला है कि रूपा का इलाज जितनी जल्दी होगा पैर उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर देर हो गई तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। एक बार किशन भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दें। मदन अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। पागल हो रहा है क्या? 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। एक तो पहले ही मेरा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, और फिर तू तो कड़ी चावल का ठेला लगाता है। तेरी कमाई नहीं होती क्या जो मुझसे मांगने के लिए आ गया? किशन अभी मदन पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति किशन के ढाबे पर आता है। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करे। लो, एक मांगने वाला पहले आया, दूसरा मांगने वाला बाद में आ गया। जब देखो मेरे ढाबे पर भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। मेरे ढाबे से फूटी कौड़ी तो क्या, एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से। मदन समझ गया था कि कहीं न कहीं किशन ये सब उसे ही सुना रहा है। वो निराश हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भूखा ही वापस जा रहा था। तभी मदन उसे आवाज लगाता है। अरे बाबा रुको, पास ही में मेरा ठेला है, वहाँ पर चलो, मैं कुछ खिलाता हूँ। मैं अपना ठेला लेकर वापस घर ही जा रहा था। ये कड़ी चावल है, ये तुम खा लो और अपने घर भी लेते जाओ। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें जीवन की हर खुशी दे। कढ़ी चावल को देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और मदन को दुआएं देता हुआ चला जाता है। मदन के मन में रूपा को लेकर बहुत चिंता थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर मदन पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन मदन जब कढ़ी चावल का ठेला लगा रहा था, तभी वहां से कुछ साधु महात्मा गुजर रहे थे। सभी महात्मा बहुत भूखे थे। वो आपस में बात करने लगे। बहुत भूख लगी है। हम साधुओं को देखकर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में भोजन खिलाने के लिए साफ मना कर दिया। एक बार इस कड़ी चावल के ठेले वाले से पूछते हैं, शायद ये हमारी कोई मदद कर दे। हाँ हाँ, पूछ कर देख लेते हैं, नहीं तो भूखे ही मंदिर की ओर बढ़ जाएंगे। बेटा बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? हाँ हाँ महात्मा जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझ गरीब के ठेले के कड़ी चावल खाओगे। आप सब यहाँ बैठो, मैं आप सबके लिए कड़ी चावल की प्लेट बनाता हूँ। मदन सभी साधुओं के लिए बढ़िया तरीके से कढ़ी चावल तैयार करता है। मदन के ठेले के कढ़ी चावल खाकर साधु महात्मा तृप्त हो जाते हैं। तुम सचमुच बहुत दयालु हो, पर तुम कहीं ना कहीं किसी शंका में हो।
हमें अपना दुख कहो। मदन उन साधुओं को अपनी परेशानी बताता है। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसकी सहायता से तुम जब भी कड़ी चावल बनाओगे तो वो दुगने हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे तुम्हारी बिक्री शुरू हो जाएगी। तुम आराम से अपनी बेटी रूपा का इलाज शहर में करवा सकते हो। पर तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। तुम्हें रोजाना अपने ठेले से 100 गरीब और लाचार लोगों को कड़ी चावल मुफ्त में खिलाने होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उन साधु महात्माओं का दिया मंत्र पढ़कर उस दिन से मदन कढ़ी चावल बनाने लगा। मदन के कढ़ी चावल इतने स्वादिष्ट होते थे कि आसपास के सभी गांव और शहर के लोग भी उसके पास कढ़ी चावल खाने के लिए आते थे। मदन 100 गरीबों को भी अपने ठेले से रोजाना मुफ्त में कढ़ी चावल बांटता था। धीरे धीरे मदन की बिक्री बढ़ गई। अब उसके पास लोग भी ज्यादा आने लगे थे, इसलिए उसने धीरे धीरे कढ़ी चावल की एक बड़ी दुकान खोल ली। मदन के पास इतने पैसे जुड़ गए थे जिससे उसने अपनी बेटी रूपा के पैर का इलाज भी करवा लिया और वो फिर से चलने और स्कूल जाने लगी। बापू देखो, मैं फिर से चल सकती हूँ। बापू, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं सचमुच अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ। उन साधु महात्माओं ने आपको वो मंत्र देकर हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। हाँ जानकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो साधु महात्मा तो कोई भगवान का रूप बनकर आए थे। मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया, बस मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। किशन को जब मदन की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। मदन को दूसरों की भलाई करने का फल मिल गया था और उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। कहते हैं जो दूसरों का भला करता है, भगवान सदैव उनकी सहायता करते हैं।